नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो लास्ट होने वाला है। और लास्ट में हमारा एक तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व यानी कि वियोजन वक्र, और एक बचे हमारे रोग, जिसमें हम बताएंगे आपको कि भैया जो आप सिगरेट बीड़ी पीते हो वो क्यों हानिकारक है। ये लो जी, ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व जो है हम बना रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ये कौन से प्रकार का वक्र बनता है। तो यह जो वक्र बनता है वो बनता है आपका एस आकार का, और इसे ही कहते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, यहाँ पे है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब या वियोजन बोल दो, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और हमें ये बताने हैं ग्राफ के बारे में कि ये जो हमारा ग्राफ है वो कौन सी दिशा में जाएगा, बाईं ओर जाएगा कि दाईं ओर। बाईं कैसे दाईं कैसे देख लो। इस ग्राफ को दो भागों में, तीन भागों में कुल मिलाकर के मैं बांट रहा हूं। देखो, फर्स्ट, उसके बाद जो मेन ग्राफ है वो, और उसके बाद ये नीचे वाला ग्राफ। अगर ऊपर की तरफ गया तो हम उसे बोलेंगे बाईं तरफ, और अगर नीचे की तरफ गया तो हम उसे बोलेंगे दाईं तरफ। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता कैसे है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। Hb+O2 मिलता है तो बनता है HbO2, और ये जो बनता है प्यारे बच्चों वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल बोले तो दोनों दिशाओं में चलता है ये। ठीक है। और इसका वियोजन करना है कुल मिलाकर के। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब देखना कौन सी दिशा में जाएगा ये, दाईं ओर बाईं ओर, कब जाएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए आप कुछ ना कुछ पैसे कमाते हो, और आप कुछ पैसे कमाते हो तो ये आप कुछ ना कुछ सेविंग करते हो। आपका ये जो है पैसे हैं जो आप कमा रहे हो डेली बेसिस पे, और आप उसको क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो। आप कब अपने पैसों को या सेविंग को तोड़ोगे, तो सेविंग को तोड़ोगे कब, जब आपके पास पैसे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी जब जब ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। जब जब ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, और ये जो हमें टूटना है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दाईं ओर कब कब जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए। ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए। ऑक्सीजन कम होते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, और टूटने के कारण ये जो ग्राफ है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा कर दोगे तो बाईं ओर आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का उल्टा कौन होती है, CO2। प्यारे बच्चों, जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो हम CO2 कम मानते हैं, फेफड़ों के लिए, बाहर नहीं, फेफड़ों के लिए। और जब CO2 ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन को कम मानते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ पे CO2 क्या कर दोगे, कम। ओके। CO2 गैस जो होती है प्यारे बच्चों वो अम्लीय गैस होती है, और अम्ल में आप जानते हो कि अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं, यानी कि CO2 ज्यादा, इट मींस क्या ज्यादा, H+ की सांद्रता या मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। और यहाँ पे H+ क्या हो जाएंगे, बोलो, कम। यहाँ पे H+ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। साथ में आपकी आती है pH। pH H+ का उल्टा होता है। याद करो आपका pH का जो फॉर्मूला है वो होता है pH = log ऑफ H+, माइनस में आता है ये साइन। और आपको पता है जितने ज्यादा H+ होंगे उतनी कम क्या हो जाएगी, pH हो जाएगी, ये हमें पता है। ठीक है जी। अब H+ ज्यादा है तो pH ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ पे pH क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब आपसे सीधा सट क्वेश्चन पूछेगा, बोले हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र है कौन सी, कब बाईं ओर जाएगा, कब दाईं ओर जाएगा। तो आपको क्या क्या बतानी है, जब बाईं ओर कब कब जाएगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 कम हो, H+ कम हो, और pH ज्यादा हो, और तापमान भी कम होना चाहिए, जिसके कारण ये बाईं ओर जाएगा। और दाईं ओर कब कब जाएगा, जब ऑक्सीजन कम हो, CO2 ज्यादा हो, H+ ज्यादा हो, और pH क्या हो, कम हो, और तापमान बढ़ेगा। तो जैसे ही हम तापमान बढ़ता है श्वसन दर बढ़ जाती है,
और श्वसन दर बढ़ती है उसके कारण क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होता है। याद रखना यहाँ पे तापमान भी एक फैक्टर आप लिख सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र। वक्र का नाम पूछ लेता है, बोले कौन से प्रकार का वक्र है, तो इस वक्र को बोलते हैं सिग्मोइड वक्र। सिग्मोइड वक्र, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र कैसा बनता है, सिग्मोइड बनता है या फिर एस आकार का बनता है। एस आकार का वक्र जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र बनता है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में अब जान चुके हैं, कब बाईं ओर जाएगा कब दाईं ओर। मैं शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें ये लिखा रहा हूं कि भैया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कब होगा और कब नहीं होगा। तो एक तरफ मैंने लिखा टूटेगा और एक तरफ मैं लिख रहा हूं नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। टूटेगा किसके बारे में बात चल रही है, HbO2 के बारे में बात चल रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात चल रही है। कब कब ये टूटेगा कब कब ये नहीं टूटेगा। देखो प्यारे बच्चों, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये टूट जाएगा, और ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ये नहीं टूटेगा। ऑक्सीजन का उल्टा मैंने बताया था, CO2 ज्यादा होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, और CO2 कम हो जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं टूटेगा। CO2 अम्लीय होती है, यानी कि H+ ज्यादा होगी तो ये टूटेगा, और H+ कम हो जाएगा तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है। उसके बाद अगर pH कम हो जाए, pH कम, H+ का उल्टा होता है pH, pH कम हो गई तो ये टूटेगा, और अगर pH बढ़ेगी तो ये नहीं टूटेगा। उसके बाद मैंने कहा तापमान कम है, टेम्परेचर कम है तो ये नहीं टूटेगा, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये टूटेगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो ये नहीं टूटेगा। आपके सामने सारी टेबल बनी हुई है, फटाफट से इसको छपाक छपाक कर देना। और बता दूं तुम्हें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए एक याद रखनी है, ये जो है हमारी सेविंग है, और सेविंग कब, और ऑक्सीजन पैसा है। HbO2 सेविंग है, ऑक्सीजन पैसा है। अगर आपके पास पैसा भरपूर है तो आप इसे जो है अपनी सेविंग को नहीं तोड़ोगे। इसीलिए जब HbO2 ज्यादा, यानी HbO2 कब टूटेगा, जब सेविंग कब टूटेगी, जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाए। पैसा कौन है, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई टूटना शुरू हो जाएगा, बाकी बातें अपने आप बन जाएगी। ऑक्सीजन कम हुई, CO2 ज्यादा, CO2 अम्लीय होती है तो H+ ज्यादा, और H+ ज्यादा है तो pH कम। और टेम्परेचर का आप थोड़ा सा याद रखोगे कि जब भी बुखार आती है तो आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन जल्दी होता है। ये हो गए सारे, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र था, जहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, भले ही आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की कर रहे हो। अब मैं बता रहा हूं आपको रोग, जो आपके जो NCERT में लिखे हुए हैं, रोग एवं विकार, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ एक रोग एवं विकार है, ज्यादा नहीं है आपके। तो सबसे पहले रोग एवं विकार जो आ रहा है प्यारे बच्चों, उसका नाम है दमा, और इसको ही कहते हैं प्यारे बच्चों अस्थमा। दमा या अस्थमा होता क्या है, देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ये देखो, ये हमारी ट्रेकिया, और ये जो है ट्रेकिया कब है, देख लो इसके अंदर की तरफ ये नॉर्मल जो है हमारी ट्रेकिया की गुहा होती है, और जैसे ही दमा या अस्थमा हो जाएगा ट्रेकिया की गुहा छोटी हो जाएगी। ये ट्रेकिया की गुहा इतनी बड़ी और ये ट्रेकिया की गुहा इतनी बड़ी। ए और बी में, ए जो दिख रहा है आपको वो सामान्य है, नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन है बेटा, और ये जो है वो व्यक्ति है जिसको क्या हो चुका है, रोग, यानी रोगग्रस्त हो चुका है, रोगग्रस्त हो चुका है। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो गुहा है, अंदर की जो कैविटी है, गुहा है, वो कौन से रोग में छोटी हो जाती है, दमा या अस्थमा में, ठीक है। दमा या अस्थमा रोग में कैविटी छोटी हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई आती है। इसके लिए व्यक्ति जो है मुंह खोल के सांस लेता है, ठीक है, जोर से सांस लेता है, जिसके कारण कभी कभार अगर ये ब्लॉक हो जाए पूर्णतः तो आदमी की अंतिम रूप से मौत हो जाती है, डेथ, फाइल क्लोज, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, ठीक है। इसके लिए जो इनहेलर है वो काम में लिया जाता है, और इनहेलर का काम करता है, इनहेलर किसका काम करता है, वेसोडाइलेशन का। वेसोडाइलेशन मतलब गुहा को फैला देता है,
ये इतनी गुहा है, अब ये इतनी कर देगा, गुहा को फैला देगा, जिसके कारण नॉर्मल रेस्पिरेशन होता रहेगा। ये पहला रोग दमा और अस्थमा। पूछ लेता है कौन से प्रकार का रोग है प्यारे बच्चों, तो एलर्जिक बीमारी है ये, एलर्जिक। अब एलर्जिक आप जानते ही हो कि एलर्जी क्या होती है, जब आपकी बॉडी हाईली सेंसिटिव हो जाए, जब आपकी बॉडी नॉर्मल काम करने से ज्यादा एक्टिव हो जाए, अति एक्टिव हो जाए, बहुत ज्यादा अति सक्रिय हो जाए, तब ये रोग हो जाता है। और रोग का नाम है दमा और अस्थमा। आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 2-3 चीजें हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, दमा या अस्थमा कौन सी प्रकार की बीमारी है, एलर्जिक कौन सी बीमारी में जो कैविटी या गुहा होती है ट्रेकिया की छोटी हो जाती है, अस्थमा में। उसके बाद इसके लिए अगर रोग हो चुका है दमा या अस्थमा, तो डॉक्टर से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लें और उसके बाद ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है जी, अगला आ जाओ। नेक्स्ट पे हमारा आ रहा है जिससे सब कोई जूझा हुआ है, जिसको बोलते हैं जुकाम। और जुकाम को इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वायरस का नाम ही इन्फ्लुएंजा होता है। यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। ठीक है, यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। वायरस क्या होते हैं याद करो, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है वायरस बेटा। बाहर रहता है तो मरा हुआ, बॉडी में आता है तो जिंदा हो जाता है। ठीक है जी, ओके। यह जो हमारा जुकाम है, ये इन्फ्लुएंजा कौन से मार्ग को प्रभावित करता है, प्रभावित अंग बता देता हूं। प्रभावित अंग होते हैं बेटा नासा मार्ग प्रभावित होते हैं, नासा मार्ग प्रभावित होते हैं। यानी कि नाक में वो जो 11 नंबरी है वो बाहर निकल जाती है, और इसे कहते हैं बेटा जुकाम। और ये जो जुकाम है उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, म्यूकस का स्रावण बढ़ जाता है, म्यूकस का स्रावण बढ़ जाता है, स्रावण बढ़ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आपके जो सुरीले कंठ है बेटा, लता मंगेशकर जैसे, वो बाद में सलमान खान जैसे हो जाएंगे, यानी कि स्वर रुक्षता हो जाएगी, स्वर रुक्षता, फटी फटी आवाज आना, स्वर रुक्षता। और इसके कारण भूख कम लगती है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री रोग तो तुम्हें भी पता है, बुखार, वो तो हर किसी रोग में कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। जिस तरह से सब्जी के साथ धनिया फ्री, वैसे ही रोगों के साथ बुखार फ्री। ठीक है जी, ये जुकाम आपका खत्म हो गया। वायरस जनित रोग है, नासा मार्ग को प्रभावित करता है, म्यूकस का स्रावण बढ़ जाता है, स्वर रुक्षता यानी कि कंठ, ये जो है यहाँ पे जलन होती है, स्वर रुक्षता हो जाती है, कंठ में पर्दा इन्फ्लामेशन हो जाता है, और गंभीर मामलों में और भी रोग इसके साथ हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अगला आ जाता है प्यारे बच्चों, जिसे कहते हैं एम्फाइज्मा, एम्फाइज्मा, और इसको हिंदी में बोलते हैं वात स्फीति, वात स्फीति। एम्फाइज्मा क्या होता है, देखो एक सामान्य कुपिका बनाता हूं मैं, ये देखो एक एल्वियोलाई, ये रही एल्वियोलाई, और एक एल्वियोलाई ऐसी जो बेचारी पिचक गई है। बेटा जी एक अंगूर देखो और एक किशमिश देखो, हमारी ये जो सामान्य व्यक्ति की, अगर बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे तो ऐसी कुपिका रहेगी। और ये उसकी है जो फूंफू करता है, रोगी व्यक्ति की कुपिका, ये कुपिका है बेटा, एल्वियोलाई है, कुपिका है। जब आप सामान्य रहते हो, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नहीं करते, आपकी कुपिका बिल्कुल खुली हुई दिखाई देती है, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसी। लेकिन जैसे ही तुम धूम्रपान करना शुरू कर दोगे, कुपिका की भित्ति जो होती है बेटा, कुपिका की भित्ति जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त, कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण श्वसन सतह कम हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। और बाद में डॉक्टर के पास जाते हो फेफड़े पकड़ के कि भैया हमें तो दर्द हो रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। फिर बाद में कोई साफ होने का, सही करने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई ब्रुश नहीं आता बेटा जो तुम्हारे फेफड़ों के अंदर जाकर के सफाई कर दे। और कितना ही कुछ कर लेना, बाद में ठीक ना होगा। ठीक है जी, बाद में एक ही काम होगा बेटा, कुछ नहीं, बस सावधानी हटी, सब्जी पूरी पटी, माला चढ़ जाएगी, जिंदाबाद, और कुछ। ठीक है जी, तो ये पूछ लेता है आपसे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है भाई, व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है भाई, वात स्फीति हो जाती है, एम्फाइज्मा हो जाता है। ठीक है जी, और ऐसा नहीं है कि धूम्रपान करने वालों में ही होता है, केवल
ये जो घरों में महिलाएं जो काम करती है चूल्हे पे, लकड़ी वाले चूल्हे पे, गैस के सिलेंडर वैसे ही बढ़ा हुआ है, लकड़ी पे आ रहे हैं वापिस, तो ये जो सिलेंडर का भाव है बेटा वो कुछ दे ना दे एक चीज जरूर दे देगा, एम्फाइजमा वातस्फीति। ठीक है जी, ओके। अगला आ रहा है आपका लास्ट रोग, जिसे कहते हैं बेटा, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज व्यवसायिक बीमारी बोलते हैं प्यारे बच्चों, व्यवसायिक बीमारियां, व्यवसायिक, ऐसे फेफड़ों से संबंधित रोग बेटा, ऐसे फेफड़ों से संबंधित रोग जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में होता है उसे कहते हैं व्यवसायिक रोग। जिस तरह से एक रोग आता है बेटा सिलिकोसिस, रोग का नाम है सिलिकोसिस। क्या होता है? जो पत्थरों की घिसाई करते हैं, जो पत्थरों की घिसाई करते हैं प्यारे बच्चों, उनकी कुपिका में इस तरह से छोटे छोटे कण जो है वो जमा हो जाते हैं और उसके बाद कुपिका में ब्लॉकेज हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान नहीं रहता। जिस तरह से एक बात मानो कि तुम्हारी जो चाय की छन्नी है उसको एक हफ्ते तक नहीं दोगे, वो धोते तो नहीं हो लेकिन धो लिया करो, अगर नहीं दोगे तो बाद में चाय नहीं छन पाएगी, वो भी जमा हो जाएगा। बोलते हैं ना छलनी में पानी डालना, डाल सकते हो, एक हफ्ते तक चाय छानो, बाद में पानी डालो, तेल डालो, जो डालना डालो। ठीक है, तो सिलिकोसिस में रेत के कण जो है कुपिका में आकर के जमा हो जाएंगे। इसीलिए जब भी पत्थरों की घिसाई करते हैं प्रॉपर मास्क लगा करके ही काम करना चाहिए। ठीक है, ये सिलिकोसिस होने की संभावनाएं रहती है। और याद करो एक सीपीसीबी भी है हमारे भारत में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। ये जो इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इन भाइयों ने, इस संस्था ने बोल रखा है कि वो कण जिनका आकार 0.03 माइक्रोमीटर से छोटा होता है वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं, यानी मोटे कण। ऐसा नहीं है बेटा कि 2-2 किलो के पत्थर तुम्हारी कुपिका में चले जाएंगे, इतने तो फेफड़े ही नहीं है। तो भाई साहब क्या जाते हो, तुम्हारे जो छोटे कण होते हैं जिनका आकार माइक्रोमीटर में होता है वो तुम्हारे फेफड़ों में जाकर के जमा हो जाते हैं, और ये सीपीसीबी बोलती है उनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है जी, अब आ जाता है जी एक रोग और बचता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसको हिंदी में रेशा मेहता बोलते हैं, रेशा मेहता, और इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो रोग है वो रोग होता है जो व्यक्ति ऊन के या फिर कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी कुपिका में भी जो धूल के छोटे छोटे कण है, रुई के छोटे छोटे कण है, वो आकर के कुपिका की भित्ति को जाम कर देते हैं, जिसके कारण श्वसन या श्वास लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, और अगर ये रोग हो गया तो भैया वापिस से कुपिका की जो भित्तियां हैं बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, श्वसन नहीं आएगा, सामान्य आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। आपका एक काम है कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो कुपिका है वो कौन से उपकला से बनी हुई होती है, ये इसका आंसर बताना। देखते हैं कितने हीरो है वो जानते हैं कि कुपिका की भित्ति कौन सी उपकला से बनी होती है, उपकला। और इंग्लिश वाले हैं तो बता दूं कौन से टाइप की एपिथेलियम होती है जो कोशिका, ये जो एल्वियोलाई है उसकी वॉल बनाती है, इनकी एल्वियोलाई की जो वॉल होती है प्यारे बच्चों वो कौन सी एपिथेलियम से बनी होती है, उसका आंसर बताना। और ये जो मेरे इसी के साथ लास्ट क्षण पर, अंतिम क्षण पर हमारा श्वसन चैप्टर है खत्म हो गया। 3-4 वीडियो लगाई हमने श्वसन के लिए और इसके क्वेश्चन भी आपके लिए वीडियो में पड़े हुए हैं। आशा करता हूँ ये छोटी मोटी वीडियो आपको समझ में आई हो तो भेज देना अपने भाइयों और ताइयों को। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।